हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं हूं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल कक्षा 7 की गणित, और उसमें जो तीसरा चैप्टर है उसको पढ़ रहे हैं। जो तीसरा चैप्टर है वो सांख्यिकी है। सांख्यिकी में हमने अभ्यास 3A आपको कवर करा दी है, उसको पढ़ा दिया है, और वो उसका वीडियो पड़ा है। आप उसको जा करके चैनल पर जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, अभ्यास 3A कवर कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 3B। ये जो अभ्यास 3B है ये भी सांख्यिकी का ही एक पार्ट है, और उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है वो क्या चीज़ होती है उसको हमें समझना है। देखिए, जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है वो एक तरह से आंकड़ों का औसत होती है। क्या होती है? आंकड़ों का औसत होती है। एक विशेष प्रकार से जब हम कुछ समूह में जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उन आंकड़ों का जब हम औसत निकालते हैं तो उसी को हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। ठीक है, ये आंकड़े कई तरीके से इकट्ठा किए जाते हैं और उसके बाद उनका औसत भी कई तरीकों से निकाला जाता है। वो जो तरीके क्या होते हैं वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एक बार केंद्रीय प्रवृत्ति को या आंकड़ों के औसत मान को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। जैसे हमने कहा कि एक फैक्ट्री है, उसमें कई मजदूर काम करते हैं। जैसे एक फैक्ट्री है और उसमें कई मजदूर काम कर रहे हैं। कुछ मजदूर जो है 2,000 रुपया महीना पाते हैं, कुछ 3,000 पाते हैं, कुछ मान लो 3,500 रुपये महीना पाते हैं, कुछ 4,000 पाते हैं, कुछ 4,500, कुछ 5,000 ऐसे पाते हैं। जो मजदूर जैसा होगा उस हिसाब से उसकी इनकम होगी। ठीक है, तो हमने कहा कि इस फैक्ट्री के अंदर जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं तो एक मजदूर औसतन कितने रुपए पा जाता है। तो हमने किसी विशेष तरीके से अंदाज़ा लगाया और उसका हिसाब किताब लगाया। हमने कहा एक मजदूर करीब करीब 3,500 रुपया महीना पा जाता है। ठीक है, तो 3,500 रुपया प्रति माह एक मजदूर पा जाता है। भले ही सबसे कम मजदूरी पाने वाला व्यक्ति 2,000 रुपये वाला हो, सबसे ज़्यादा पाने वाला 4,000 5,000 वाला हो, लेकिन एक तरह का औसत देखा जाए तो 3,500 रुपया प्रति माह सभी मजदूरों का आता है। तो हमने कहा कि इस फैक्ट्री के मजदूरों का जो औसत है, जो औसत आमदनी प्रति माह है वो 3,500 रुपया महीना है। तो यही जो 3,500 रुपया प्रति माह औसत हमने बताया, यही इन आंकड़ों का केंद्रीय मान है। कौन से आंकड़ों का? फैक्ट्री में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी आमदनी का औसत मान है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा कि एक शहर है कोई, और उसमें जो व्यक्ति हैं उनकी औसत आयु 62 वर्ष है। ठीक है, औसत आयु कितनी है? 62 वर्ष। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति की आयु 62 वर्ष होगी, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति की आयु केवल 62 वर्ष ही है। किसी की आयु 62 से काफ़ी कम होगी, किसी की आयु 62 से काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन पूरे शहर के लिए एक विशेष तरीके से जब हमने आयुओं का औसत निकाला तो हमने कहा इस शहर में व्यक्ति की प्रति व्यक्ति हर एक व्यक्ति की जो औसत आयु निकली वो 62 वर्ष निकली। ठीक है, तो बहुत सारे आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, उसके बाद इसका औसत निकाला जाता है। तो ये जो औसत मान होता है ये आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, केंद्रीय प्रवृत्ति को बताता है। आंकड़ों का केंद्रीय मान निकालने के लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप अर्थात आंकड़ों का केंद्रीय मान निकालने के लिए हमारे कोर्स में 3 चीज़ें दी गई हैं। कक्षा 7 में 3 चीज़ें समझाई गई हैं। एक तो होता है समांतर माध्य, समांतर माध्य निकालना। दूसरा होता है माध्यिका निकालना। ठीक है, और तीसरा होता है बहुलक निकालना। तीसरा क्या होता है? बहुलक। ठीक है, इस तरह 3 तरीके से हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निकाल सकते हैं, अर्थात आंकड़ों का औसत निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोगों के कोर्स में ये 2 चीज़ें नहीं है, माध्यिका नहीं है, बहुलक नहीं है, सिर्फ समांतर माध्य है। हम लोग समांतर माध्य के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे कि समांतर माध्य क्या चीज़ होती है और इसको निकालना भी सीखेंगे। देखिए, समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है उसको समझते हैं। ठीक है, ये जो समांतर माध्य होता है इसको निकालने के लिए क्या तरीका होता है समझिएगा। देखिए, इसमें 2 फार्मूले आपको समझने पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहला फार्मूला क्या है? जब बारंबारता
नहीं दी है, जब बारंबारता नहीं दी है, तब हम समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? देखिएगा फार्मूला, समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है पदों का योग, पदों का योग या आंकड़ों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, तो समांतर माध्य को प्रायः हम x लिखते हैं और उसके ऊपर ऐसे निशान लगा देते हैं, इसको पढ़ते हैं x बार। और ये जो पदों का योग होता है इसको हम प्रदर्शित करते हैं सिग्मा x से। ये जो ग्रीक अक्षर बना हुआ है इसको कहते हैं सिग्मा, और x का मतलब होता है आंकड़े या जो मान होता है। तो ये सिग्मा जो प्रदर्शित करता है ये जोड़ को प्रदर्शित करता है, तो हम कहेंगे x का योग अर्थात पदों का योग बटे पदों की संख्या। जो पदों की संख्या होती है इसको हम प्रदर्शित करते हैं n से। इस प्रकार से जितने पद होंगे इस फार्मूले को हम गणितीय भाषा में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर जब बारंबारता दी होती है तब हम समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? जब बारंबारता दी है तब देखिए, तब समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? x बार, इसको x बार से लिख सकते हैं, समांतर माध्य x बार बराबर ये होता है सिग्मा एफ एक्स। हम f मतलब फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता को x से गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद सारे पदों को जोड़ लेंगे बटे सिग्मा f। सिग्मा एफ का मतलब होता है जितनी बारंबारताएं दी हैं सभी का योग, बारंबारताओं का योग। सिग्मा एफ का मतलब होता है बारंबारताओं का योग, तो सिग्मा का मतलब हुआ योग। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हो सकता है ये फार्मूला आपको कठिन लगे और समझ में ना आए, लेकिन अभी जब हम आपको प्रश्न बताएंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। ये जो पहला प्रश्न दिया हुआ है ये कह रहा है किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्त अंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने, जो 5 स्टूडेंट्स थे, किसी ने 40 अंक प्राप्त किए उनमें से, किसी ने 50, किसी के 68 थे, किसी के 70 थे, किसी के 72 थे। तो इन 5 लोगों का औसत अंक क्या होगा, या मतलब औसत अंक क्या होंगे, या समांतर माध्य क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए इनके बारंबारताएं नहीं दी हैं, ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं और इसका वर्गीकरण नहीं किया गया है, अर्थात इसमें बारंबारताएं नहीं दी हैं। तो सिंपल से केवल 5 पद दिए हुए हैं, तो हम पहला फार्मूला लगाएंगे पदों का योग वाला। तो फार्मूला क्या होता है हमको याद है, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखिए जो पदों का योग है वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा प्लस 50 हो जाएगा। अच्छा देखिए वो उस रूप में भी आप लिख सकते हैं, क्या बताया था हमने आपको, सिग्मा एक्स का मतलब है पदों का योग बटे पदों की संख्या का मतलब हुआ n। चाहे आप ये लिख दीजिए चाहे ये लिख दीजिए, ठीक है, कोई एक चीज़ लिख दीजिएगा, चाहे सिग्मा एक्स बटे n लिख दीजिएगा, चाहे पदों का योग बटे पदों की संख्या लिख दीजिएगा। चलिए देखते हैं, तो 40 प्लस 50 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 72। अब देखिए संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 है, तो हमने लिख दिया बटे 5। अब इनको सबको जोड़ लीजिए, 2 8 2 10 का 0 से लगा 1, 7 8 7 15 15 6 21 5 26 और 4 30, तो 300 बटे 5। 5 से इसको काट दीजिए, 5 एकम 5 5 छक्का 30 और ये 0 60, तो औसत आया 60 अंक जो है ये औसत आया, ये हमारा उत्तर हो गया। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। ये जो दूसरा प्रश्न है ये कह रहा है किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 70, 110, 65 और बहुत सारे ये दिए हुए हैं, इतने रुपए हैं। मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल सा जैसा पिछला प्रश्न था बिल्कुल उसी तरीके से है। तो ये जो दूसरा प्रश्न है चलिए इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो हमने लिखा समांतर माध्य को कैसे हम लिखते हैं, x बार से, x बार बराबर
सिग्मा एक्स बटे एन, या हिंदी में लिख सकते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये जो पद दिए हुए हैं ये कौन कौन से दिए हुए हैं जरा अच्छे से लिख लेते हैं। ये दिए हैं 70 + 110, ठीक है, और दिए हैं 65, 80, 75, 65 + 80 + 75 प्लस और कितना दिया है 85, 80, 76, 85 + 80 + 76 प्लस और कितने दिए हैं 94, 100, 105, 94 + 100 + 105 प्लस और कितने दिए हैं 110, 103, 81, 86, 110, 103 + 81 + 86, तो बटे में कितने ये सारे जोड़ लीजिए 15 होंगे। तो सारे क्योंकि 15 मजदूरों का ये दिया हुआ है तो बटे में आ गया 15। अब इन सभी को जोड़ लीजिए, जब सभी को आप जोड़ेंगे तो ये 1320 आएगा। 1320 बटे 15, ठीक है, 15 से 1320 को भाग कर दीजिए तो ये आ जाएगा 15 × 120 लगा, और यहाँ पे बचा 2, 12, फिर 15 × 120, तो कितना आ गया 88। तो हम लिख देंगे 88 रुपये औसत मजदूरी है, यही हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न। ये जो प्रश्न नंबर 3 है ये कह रहा है नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। और इसमें देखिए ये जो एक टेबल के रूप में अब ये प्रश्न दिया हुआ है, एक सारणी के रूप में दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जो समांतर माध्य होता है वो पदों का समांतर माध्य होता है, और देखिए इसमें पद भी दिए हैं और बारंबारताएं भी दी हैं, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा बदल गया, ये दूसरे प्रकार का प्रश्न है। जो फार्मूले हमने 2 तरह के बताए थे उसमें पहले फार्मूले पर आधारित 2 प्रश्न हमने आपको बताए हैं, पहला और दूसरा। ये जो दूसरा फार्मूला है उस पर आधारित ये तीसरा प्रश्न है। तो देखिए इसमें बारंबारताएं भी दी हुई हैं, तो बारंबारता अगर जो दी होगी तो आप प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप देखिए सबसे पहले क्या करिए, जो पद दिए हैं उनको आप एक टेबल में लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे एक टेबल बना करके यहाँ पे पद लिख लीजिए, पद, और उनको x लिख दीजिए। देखिए पद कौन कौन से दिए हैं, 4 है, 6 है, 8 है, और 10 है, 12 है, और 14 है। ये ऐसे पद दिए हुए हैं, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक। अब ध्यान दीजिए पद के बाद हमने क्या लिखा, ध्यान दीजिएगा, पद के बाद उनकी जो बारंबारताएं दी हुई हैं उसको हमने लिख लिया। पद के बाद बारंबारता और उसको हमने F से प्रदर्शित किया। देखिए जो 4 है उसकी बारंबारता 3 है, और जो 6 है, पद 6 है उसकी बारंबारता 4 है, 8 की बारंबारता 2 है, और 10 की 2 है, 12 की 6 है, और 14 की 8 है। ऐसे हमने उसकी बारंबारताएं भी लिख दी। देखिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है जरा देखिएगा। सूत्र को हमने लिखा, इसको हटाते हैं, यहाँ पे एक जगह छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या होता है, हमको पता है समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा Fx बटे सिग्मा F। ध्यान दीजिएगा सूत्र के हिसाब से अब हम टेबल में इसको फिट करेंगे। कैसे, हमें चाहिए Fx का मतलब होता है F और x की गुणा, F और x की गुणा, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे Fx का मतलब F और x की गुणा। 4 तियाँ 12, 6 चौक 24, ठीक है, 8 दूनी 16, 10 दूना 20, 12 छंग 72, ठीक है, 14 8 128, सॉरी 14 7 98, 14 8 112, 14 8 112 ऐसे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए सूत्र में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्मा Fx। सिग्मा Fx का मतलब हुआ Fx का जोड़। सिग्मा Fx का मतलब क्या हुआ, Fx का जोड़। हम F और x को जोड़ देंगे, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि ये सिग्मा Fx है। 4 2 6, 6 12, 12 2 14, 2 16, 16 का 6 हंसी लगा 1, 1 1 2, 2 4 1 5, 2 7 7 14, और 15 का 5 हंसी लगा 1, और ये 256। इसको हम कहेंगे कि ये सिग्मा Fx है। आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि ये सिग्मा Fx है। ऐसे हमने लिख दिया सिग्मा Fx बराबर 256 ये आया है, ठीक है। और उसके बाद हमें सूत्र में चाहिए सिग्मा F। सिग्मा F का मतलब हुआ F वालों का जोड़, तो ये F मतलब फ्रीक्वेंसी या बारंबारता का जोड़। तो 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 6,
11 6 17, 17 8 25, तो सिग्मा एफ आ गया 25। ठीक है, अब हम इन वैल्यूज़ को, इन मानों को जो हमने निकाला है इसको इस सूत्र में फिट कर देंगे। देखिए कैसे, तो सिग्मा एफ एक्स की जगह पर हमने लिख दिया 256 और सिग्मा एफ की जगह पर लिख दिया 25। ठीक है, 25 से 256 को भाग कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। देखिए 25 से 256 को भाग करिए तो कितना आ जाएगा, देखिए 25 एकम 25, 6 लिखा। अब 25 सिफड़ लगेगा, 6 उतारा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 25 दूना 50, 25 दूना 50, कितना बचा, 10 बचा, दशमलव लगे, 0 बढ़ा दीजिए, 25 चक्कू 100, तो ये आ जाएगा 10.24, 10.24। यही समांतर माध्य है, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, हमने लिख दिया x बार बराबर 10.24। ये जो प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है ये भी इसी तरह का प्रश्न है। इसमें कह रहा है शिक्षार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया है और बारंबारता दी हुई है। ये कह रहा है उपर्युक्त आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये भी उसी प्रकार से सॉल्व होगा जैसा अभी हमने पिछला प्रश्न सॉल्व किया है। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले शिक्षार्थियों की जो ऊंचाइयाँ दी हुई हैं सेंटीमीटर में, तो हमने लिख लिया यहाँ पे ऊंचाई सेंटीमीटर और इसको हमने x मान लिया। ठीक है, ये हो गए हमारे पद, और जो बारंबारता है उसको हमने f से प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, तो ये कितना कितना है, 140 है, 147 है, 148 है और 149, 150 और 151, 154 और 158, 159 और 160। ठीक है, ये दिए हुए हैं। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसकी बारंबारताएं इनकी जो दी हुई है उनको हमने लिख दिया। यहाँ पे बारंबारताएं कौन कौन सी दी हैं, देखो 3, 4, 5, 6, 10, 7, 5, 4, 4, 2। उसके बाद जो है हमें फार्मूला में, देखिए अभी जैसा पिछला प्रश्न हल किया था उसमें हमें सूत्र के लिए चाहिए था सिग्मा एफ एक्स। देखिए कैसे, यहाँ पे हमने लिखा समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स हमें चाहिए। सिग्मा एफ एक्स का मतलब एफ और एक्स का मल्टीप्लाई, एफ और एक्स का हमें गुणा करना है। तो इन सब की गुणा करके हम यहाँ पे लिख देंगे, फिर इनको सबको जोड़ देंगे। देखिए इसकी गुणा करके हमने लिख दिया है और इसको जोड़ भी दिया है। ठीक है, हमने सिग्मा एफ एक्स को जोड़ दिया है तो इसको हम कहेंगे सिग्मा एफ एक्स। आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं सिग्मा एफ एक्स, और हमने एफ वालों को भी जोड़ दिया है, इसको हम कहेंगे सिग्मा एफ। ठीक है, अब हम इन मानों को इसमें रख देंगे, सूत्र में रख देंगे। तो सिग्मा एफ एक्स की जगह पर आ जाएगा 7557 और सिग्मा एफ की जगह पर आएगा 50। 50 से हम इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 50 से भाग करने से अच्छा, देखिए आपको एक तरीका बताएं, बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाता है। इसे 2 से आप इसको ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो देखिए 2 से गुणा कर देंगे तो 50 दूनी 100 आ जाएगा। 100 से भाग करना हमारा बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए ये तरीका थोड़ा अच्छा रहता है। 50 से भाग करने से अच्छा है 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो ये आसान पड़ेगा। देखिए 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 पंचे 10 और 11 का 1 हासिल लगा, 1 2 सत्ते 14 और 1 15, इतना आया। नीचे 50 दूनी 100 आया। 100 से भाग करने का मतलब है 2 दर्जे बाद दशमलव लगा दीजिए पीछे से गिन के, तो 151.14। तो इतना सेंटीमीटर। देखिए ये क्या था, शिक्षार्थियों की ऊंचाई थी सेंटीमीटर में। तो जब आप उत्तर लिखेंगे तो समांतर माध्य जो होता है इन्हीं पदों का औसत होता है, इन पदों का औसत होता है। देखिए 140 सबसे छोटा आंकड़ा है, 160 सबसे बड़ा आंकड़ा है, इन्हीं के बीच का कुछ आएगा। तो आया है 151.14। इसका मतलब हमारा सवाल सही लगा होगा। तो इस तरह से एक अंदाज़ा लग सकता है। मान लो इधर 140 है, हमारा उत्तर आ रहा है 70, तो ये कहीं से भी सही नहीं होगा, ये हमारा उत्तर गलत है। मान लीजिए हमने किसी तरीके से इसको सॉल्व किया, हमारा उत्तर आ गया 205,
तो ये 160 से काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए भी ये वाला उत्तर हमारा सही नहीं माना जाएगा। हमारा उत्तर 140 से लेकर के 160 के बीच में ही कहीं औसत निकलेगा, जो कि हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निकाल रहे हैं, अर्थात इन्हीं का औसत निकाल रहे हैं, तो इन्हीं के बीच का कुछ मान होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है हमारी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो ऊंचाई का औसत हम निकाल रहे थे, ये ऊंचाई सेंटीमीटर में दी थी, तो हम यहाँ पर भी सेंटीमीटर लिख देंगे, ये लिखना ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से जो समांतर माध्य है इसको हम x बार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो x बार इतना आ गया हमारा, ये समांतर माध्य इतना आ गया। ठीक है, इस तरह के और भी प्रश्न आपको दक्षता अभ्यास में दिए हुए हैं, तो वो आप अपने आप से सॉल्व करिएगा। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो दो ही प्रकार के प्रश्न आपके कोर्स में है, समांतर माध्य से संबंधित हमने दोनों प्रकार के प्रश्नों को आपको बता दिया है। इसी के साथ ये सांख्यिकी का जो पार्ट है, ये हमारा एक हिस्सा था गणित का, वो खत्म हो गया है। बहुत जल्दी हम आपको अभ्यास 4 उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति होती है उसका अभिप्राय उस संख्यात्मक माप से है जो प्राप्त आंकड़ों का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करती है, जिससे हमको उस आंकड़ों की एक सामान्य जानकारी प्राप्त होती है।